सर सुनाई नहीं दे रहा आपको? Sir, sound, no sound. तीन सप्ताह क्या हो गया? तीन हो गया।
हैं आप? अच्छा अभी बताया नहीं कि आपको म्यूट है, माइक ही ऑन नहीं था। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. साउंड जा रहा है आप लोगों के पास? जी यस सर। साउंड जा रहा है आप लोगों के पास? चलो सुन पा Yes, रहे हो ना आप sir. लोग? Yes. चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को आगे कंटिन्यू करें। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक और रूल के बारे में समझा पाऊँ। जैसे आप देखोगे एक वर्ड होता, एक प्रेपोजिशन होता है बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है और सेंटेंस में अक्सर आकर के एरर को क्रिएट करते हैं, इसलिए इन दोनों के बारे में समझना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं आपको बताऊं कि ये दो ऐसे प्रेपोजिशन है जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एरर को क्रिएट करते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस सेंटेंस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। जहां बिसाइड को आना चाहिए सेंटेंस में बिसाइड्स आकर के एरर बनाएगा, और जहां बिसाइड्स को आना चाहिए वहां बिसाइड आ जाता है। तो जब भी सेंटेंस में इन दोनों में से कोई एक दिखाई दिया, तो सेंटेंस को हम रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है। अगर सेंटेंस के सेंस को आने वाले ये प्रेपोजिशंस उसके सेंस को सपोर्ट करेंगे तो ये एरर क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी सेंटेंस में दिख रहे हैं, इट मीन्स कि सेंटेंस में एरर वहाँ क्रिएट हो रहा है, और सेंटेंस के जिस पार्ट में ये दिखाई देंगे वहाँ एरर। हाँ हेलो हेलो। चलो यहाँ पे इसके मीनिंग को थोड़ा समझो आप, और फिर हम देखेंगे यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बिसाइड का सिंपल सा मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का सिंपल सा मीनिंग है बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मीन होता है इन एडिशन टू। मीन्स किसी चीज के अतिरिक्त, किसी चीज को छोड़कर। और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के बगल में जाकर, बाय द साइड ऑफ। अब अगर ये दिए गए प्रेपोजिशंस का मीनिंग क्लियर है, तो सेंटेंस में जब भी ये दिखाई देंगे तो सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि सेंटेंस में आकर के ये सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई करेंगे तो कोई एरर क्रिएट नहीं करेंगे, और अगर सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग एडजस्ट वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वहाँ एरर को क्रिएट करेंगे, जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरह से इस पे पूछा जाएगा टू लीड अ बैलेंस लाइफ you must you must cultivate cultivate to lead a balanced life you must cultivate your sorry चलो एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप देखोगे, शी केम एंड sat besides me। she came and sat besides me। अब देखो इस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन भी है, और हमें इस सेंटेंस में
उस प्रेपोजिशन के एरर को फाइंड आउट करना है। अगर हमें एरर फाइंड आउट करना है तो बताओ आप सेंटेंस में क्या कोई एरर है? जी सर। कौन से वर्ड को लेकर एरर बनेगा? सर बिसाइड्स। Besides, बिसाइड्स। अगर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बिसाइड सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बल्कि बिसाइड मीनिंग को सेटिस्फाई करता है। तो क्लियर यहाँ पे है कि बिसाइड को होना चाहिए था, बट एट द प्लेस ऑफ बिसाइड बिसाइड्स हैज कम, सो एरर विल बी क्रिएटेड ओवर देयर। तो आपको टिक लगा देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको बिसाइड और बिसाइड्स की मीनिंग क्लियर है तो सेंटेंस में जब भी ये दिखेंगे तो आपका सिंपल सा एक काम होगा कि सेंटेंस आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि आने वाला प्रेपोजिशन सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई करे। अगर करेगा तो नो एरर पे टिक लगाएंगे, और अगर मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप समझ जाना कि एरर वहां बनेगा और टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं आप? no sir. चलो, अगर क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक और वर्ड के बारे में, और वर्ड आपका है अमंग और अमंग्स्ट। अमंग और अमंग्स्ट ये दो और प्रेपोजिशन है जो सेंटेंस में आकर के एरर को क्रिएट करते हैं, इसलिए इसके बारे में आप जानो। देखो, अमंग का यूज एक ऐसे नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है जो अपने आप में प्लूरल हो। मतलब कह सकते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा उसके पहले अमंग का यूज होगा, लेकिन कंडीशन ये है इस नाउन या प्रोनाउन का जो फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन और प्रोनाउन शुड बी वाउल, शुड बी वाउल। यदि इस नाउन या प्रोनाउन के साउंड का फर्स्ट लेटर वाउल है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन और प्रोनाउन शुड बी, यहाँ पे होगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है और इनके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ अमंग का यूज होगा। अगर ऐसे नाउन के पहले अमंगस्ट आ गया तो एरर क्रिएट कर देगा। हम इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जहाँ पर अमंग को आना चाहिए वहाँ अमंगस्ट आ जाता है, और जहाँ अमंगस्ट को आना चाहिए वहाँ अमंग आकर एरर क्रिएट कर देता है। तो जब इन दोनों का रूल क्लियर होगा तो सेंटेंस में जैसे ही ये दिखाई देंगे हम चेक करके कंफर्म कर पाएंगे कि एरर वहाँ है या नहीं है। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन जो प्लूरल है उसके पहले अमंग दिखे तो नाउन या प्रोनाउन के साउंड का फर्स्ट लेटर चेक करना है। यदि वो फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हुआ तो इसके साथ आने वाले इस प्रेपोजिशन को चेक कर लेना। अमंग होगा तो नो एरर, अमंगस्ट होगा तो एरर बनेगा। सेंटेंस के जिस पार्ट में अमंगस्ट दिखेगा टिक लगा देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप देखोगे अमंगस्ट भी किसी, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख लेते हैं। अगर हम अमंगस्ट की बात करें तो अमंगस्ट भी किसी प्लूरल नंबर नाउन
या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है। बट कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन और प्रोनाउन शुड बी वाउल। अमंग्स्ट का यूज ऐसे प्लूरल नंबर नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है जिसके जिसके साउंड का फर्स्ट लेटर वाउल हो। अगर इसके साउंड का फर्स्ट लेटर वाउल है तो आप देखोगे कि इसके साथ अमंग्स्ट यूज होगा तो नो एरर, अमंग आ गया तो सेंटेंस में एरर क्रिएट हो जाता है। चलो, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हमें यहाँ पर एक और बात देखना है कि जैसे ही किसी प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ हो तब इस कंडीशन में ऐसे नाउन के लिए अमंग भी यूज होता है और अमंगस्ट भी यूज होता है। दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। नाउन यदि प्लूरल है, आर्टिकल द के साथ है, तो इसके साथ अमंग आएगा तो भी नो एरर पे टिक लगाना है, अमंगस्ट आएगा तो भी नो एरर पे टिक लगाना है। लेकिन नाउन के साथ अगर आर्टिकल नहीं है तो उस कंडीशन में आप देखना कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल होगा तो अमंगस्ट अमंग आएगा तो एरर, और अगर नाउन या प्रोनाउन के साउंड के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होंगे तो इसके पहले अमंग आएगा तो नो एरर, अमंगस्ट आएगा तो एरर क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के इस पे बात करते हैं। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। A lady has distributed the sweets amongst children of her locality। तो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने क्वेश्चन भी है यहाँ पर, और क्वेश्चन के साथ साथ रूल भी है इसका। अब अगर हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह समझ लेंगे। नेक्स्ट रूल, क्योंकि यहाँ तक जो रूल था आपका बिसाइड और बिसाइड्स का था, इसके बाद हम लोग का अमंग और अमंग्स का है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अमंग और अमंग्स को समझ पाए हैं तो एक क्वेश्चन देखो पूछा कैसे जाएगा, और हमें अब यहाँ डिसाइड करना है कि प्रेपोजिशन का एरर सेंटेंस में है या नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, नो एरर या किसी पार्ट में एरर है? है सर, एमोंग होना चाहिए, एमोंग्स तो गया। हाँ, क्योंकि जब आप इस नाउन को साउंड देखो, ये प्लूरल तो है, बट अगर इसको साउंड देंगे तो इसके साउंड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो रहा है, वाउल नहीं हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट के लिए अमंग आएगा, अमंग्स्ट नहीं आएगा, बट यहाँ अमंग्स्ट है सो एरर क्रिएट होगा, और आप यहाँ टिक लगा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के एग्जाम में बिसाइड बिसाइड्स अमंग और अमंग्स्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। और इसके साथ ही साथ कुछ और हम यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल में
और नेक्स्ट रूल में हम बात करेंगे यहाँ पर विद के बारे में। अब देखो विद को लेकर के एक रूल है जिस पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें यहाँ समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जब भी किसी एक्शन को करने का हम माध्यम किसी मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स जब भी किसी काम को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से, माध्यम से, की सहायता से करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हमेशा प्रेपोजिशन विद के साथ आएगा। लेकिन एरर देना होगा तो विद की जगह पे बाय दे देगा, जो कि सेंटेंस में एरर को क्रिएट करेगा। हम एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, शी कट द वेजिटेबल्स with a knife। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस एक्शन को करने का जो मीडियम बना है, मीन्स बना है, वो नाइफ बना है। इट मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट बना है, एक यंत्र बना है। तो जब भी किसी एक्शन को करने का मीन्स या माध्यम कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है तो इंस्ट्रूमेंट सेंटेंस में जब भी आएगा प्रीपोजिशन के साथ तो ये प्रीपोजिशन विद ही होना चाहिए। या अगर हमें इस मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत होगी तो प्रेपोजिशन हम यहाँ पर विद को ही यूज करेंगे। लेकिन जब एरर देना होगा तो विद की जगह वहाँ बाय लिखा रहेगा, सेंटेंस लिखा रहेगा, शी कट द वेजिटेबल्स बाय अ नाइफ। तो अगर नाइफ के साथ बाई लगा हुआ है तो बाई वहां एरर को क्रिएट करेगा, जैसा कि रूल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कभी भी किसी एक्शन को करने का मीन्स बन रहा है इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्रेपोजिशन विद का ही यूज करोगे। इस तरह से इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे। ठीक इसी तरह से आप देखोगे कि एक रूल के बारे में बात करें हम यहाँ पर, नेक्स्ट रूल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट रूल में हमें यह समझना होता है कि जब भी हम कोई भी चीज सेल करते हैं या परचेज करते हैं या फिर बाई करते हैं तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, बाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट का अपना कोई एक प्राइस होगा। प्राइस, अब वो प्राइस अगर एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस का मीन ये है कि वो एक एग्जैक्ट अमाउंट है, ठीक ठीक पता चल रहा है कि कितना रुपया उस प्रोडक्ट का प्राइस है जिस पे सेल किया गया या परचेज किया गया, उसे एक्चुअल प्राइस कहते हैं। तो ये जो एक्चुअल प्राइस होता है हमेशा प्रेपोजिशन फॉर के साथ यूज होता है। लेकिन जब ऐसे सॉरी जब ऐसे एक्टिविटी के लिए आने वाला प्राइस एक्चुअल नहीं होने का मतलब है कि एक प्राइस को वो शो तो करता है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट को शो नहीं करता। जैसे अ वेरी हाई प्राइस दिया हुआ हो, वेरी हाई प्राइस, और अ वेरी लो प्राइस दिया हो, वेरी लो प्राइस। तो आप देख सकते हो कि हाई प्राइस या लो प्राइस ये बता तो रहा है कि एक अमाउंट दिया गया है, एक प्राइस है सेल या परचेज करने का, बट एग्जैक्ट नहीं है, वो एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के सेलिंग, परचेजिंग या बाइंग के कंडीशन में उसका नॉट एक्चुअल प्राइस दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में इसके साथ प्रेपोजिशन एट आता है।
तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर सेंटेंस में ये कंडीशन बने तो दिए हुए प्राइस के साथ इन दोनों में से कौन सा एक प्रेपोजिशन होना चाहिए को चेक करके एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करके एरर बनाते हैं। एक्चुअल प्राइस के साथ जहां पर फॉर आना चाहिए वहां एट आ जाएगा, एरर को क्रिएट कर देगा। एंड जहां पर वेरी हाई प्राइस या वेरी लो प्राइस दिया रहेगा वहां पर एट की जगह फॉर आकर सेंटेंस में एरर को क्रिएट करेगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस एरर को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, आई बॉट अ पेन या फिर इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह लिख लें, आई बॉट एन expensive pen. I bought an expensive pen from the market at 2050 rupees. चलो अब देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको रूल बताया के बेसिस पे पूछा कैसे जाएगा उसके बारे में बात करें तो आपके सामने जनरली एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आई बॉट एन एक्सपेंसिव पेन फ्रॉम द मार्केट एट ₹250। अगर इस सेंटेंस हम लोगों को, हाँ, तो एरर है। जी सर, सी पार्ट में है। सी पार्ट में अब देखो यहाँ पर इसमें से एक एक्टिविटी की जा रही है किसी चीज को खरीदने का, और अगर खरीदा जा रहा है तो उसकी कोई प्राइस भी होगी, और प्राइस अगर दिया हुआ है तो वो या तो एक्चुअल होगा या तो नॉट एक्चुअल। तो ये आप देख सकते हो कि इस अमाउंट से, इस प्राइस से हमें एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर हो रहा है। इस वजह से इसके साथ फॉर होना चाहिए था, बट ऐड दिया हुआ है, एरर इसीलिए है। तो वहाँ ऐड की जगह पे अगर फॉर होता तो ये सेंटेंस एरर फ्री हो गया होता, तो हम नो एरर पे टिक लगाते हैं। बट वहां पर ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए एरर है, आपको टिक लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, आपको अगर क्लियर है तो आप बड़े इजी वे में कर पाएंगे। एक लास्ट रूल मैं आपसे डिस्कस करूं, फिर प्रेपोजिशन के टॉपिक से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए आप इसकी प्रिपरेशन करके उस पर काम कर सकते हैं। अगर ये प्रिपेयर रहा रूल तो आपके सामने क्वेश्चन जो बनेंगे इस टॉपिक से वो इसी में से कहीं से होते हैं, आप इजली समझ भी पाएंगे, सॉल्व कर भी पाएंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे इस पे। आपको मैं बताऊं यहाँ, अगर एक और रूल के बारे में बात की जाए, अब देखो नेक्स्ट रूल, तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट रूल होगा, और इसके बाद आपको बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ नेक्स्ट रूल में हमें ये समझना है कि देखो जब भी हम कुछ राइट करते हैं या हमें कुछ प्रिंट करना होता है ना, प्रिंट करना होता है, तो आप देखोगे कि इसके लिए हमें इसके लिए यहाँ हमें एक, हाँ बंद कर लेंगे, सब दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे हमें एक पेन या पेंसिल या फिर इंक की जरूरत होगी, पेन पेंसिल या इंक की जरूरत होगी। तो ग्रामर ये कहता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी को करने के लिए हम मीडियम बना रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं पेन
पेंसिल या इंक को, तो उस कंडीशन में इसके साथ प्रीपोजिशन इन होगा या विद होगा, दोनों में से कोई एक होंगे। कंडीशन ये है कि अगर पेन पेंसिल इंक के साथ नो आर्टिकल है, नो आर्टिकल, तो इनके साथ इन रहेगा। और अगर इनके साथ आर्टिकल है ए, एन या फिर द, ये आर्टिकल है, तो फिर आप चेक करना कि इनके साथ विद होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करके एरर बनाते हैं। जहाँ पे इनको होना चाहिए वहाँ विद आ जाएगा, और जहाँ पे विद को आना चाहिए वहाँ इन आकर के एरर बनाता है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इस एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब भी सेंटेंस में राइट करना, प्रिंट करना, इस तरह का कोई एक्शन अगर करना होता है, तो जनरली हम लोग पेन, पेंसिल, इंक को एक टूल्स के रूप में यूज करते हैं, एक मीडियम की तरह से यूज करते हैं। अब अगर इनके साथ आर्टिकल होगा तो चेक करना ये विद के साथ होना चाहिए, इनके साथ आर्टिकल नहीं है तो चेक करना इनके साथ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो एरर नहीं होगा, लेकिन जब एरर देना होगा तो एक दूसरे को रिप्लेस करके एरर क्रिएट कर देते हैं सेंटेंस में। चलो एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आप देखेंगे सेंटेंस ही इस तरह से लिखा रहेगा, शी रोट एन इंफॉर्मेशन, या मैसेज लिखते हैं यहाँ पे, शी रोट अ मैसेज टू हर फादर with she wrote a message to her father with a pen, and here no error is the option। तो देखो रूल आपके सामने है, और रूल सामने होने के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है। No error, sir. No error. No क्या errors. नो एरर। आप देखोगे अगर सेंटेंस के पार्ट में आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि इस एक्शन को करने के लिए हमारे पास यहाँ एक टूल है, और ये टूल आर्टिकल के साथ है, जिससे ये कंफर्म होगा कि जब भी ये टूल आएगा तो विद के साथ ही आएगा, और आया भी है। इसलिए यहाँ नो एरर पे टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये आपके प्रेपोजिशन के टॉपिक का ये एक लास्ट रूल था। और अगर ये सभी रूल आपको क्लियर हो गया तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। अब अगर इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं तो ये जरूर है कि आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इसका अपना अलग अलग रूल है। मैंने पहले ही बताया था कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपने एक अलग रूल होता है। अब क्वेश्चन जैसा होगा उसको सॉल्व करने का वैसा एक रूल है। अगर वो रूल लर्न है तो उस रूल के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। आपकी प्रैक्टिस आपको बता देगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रूल आपने लर्न किया है उसमें से कौन से रूल के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो ये क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो इतना मैंने आपको बता दिया है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, और हम लोग इसके बाद एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अब देखो इसमें से अगर कोई डाउट हो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स दिए हुए हैं इस टॉपिक पर, या फिर यहाँ से जो आज मैंने लेक्चर दिया हुआ है इसमें कोई डाउट हो या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस पर हम लोग बात करते हुए कंफ्यूजन को, डाउट्स को दूर करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
क्या लग रहा है जितना बताया गया अब उसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, वो थोड़ा क्वेश्चन वोशन करवा दीजिए सर। नहीं करवाएंगे, एक उस पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन जो आपके लिए बना रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, या पूछे जा सकते हैं, वो जल्दी ही हम आपके पास भेजेंगे, डाउनलोड करवा देंगे उसको, है ना। तो इस पे चूंकि सारी चीजें हैं, और क्वेश्चन मैं निकाल करके सर को दे भी दिया हूँ ताकि वो उस पर पीडीएफ फॉर्म में बना करके अपलोड कर पाएं। तो जैसे ही हो जाता है हम आपके पास भेज करके उस पर एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, वो आपका ओवर हो जाएगा। तो रूल भी होगा, रूल के साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का लेवल भी क्लियर हो जाएगा, और एक स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए, क्योंकि वो हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो उसमें कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही उस पर करवा करके काम आप पर आपके पास सेंड कर देते हैं उसको। चलो, तो रूल को लेकर कोई डाउट तो नहीं है ना? जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो पढ़ाया, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस अगर एराइजेस हो रहे हो कि हमें इस पे बात करने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है, ऐसा कुछ? No, sir. बिल्कुल भेजा जाएगा, और उस पर डिस्कशन भी किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब आप सॉल्व करो तो उस पे डिस्कस करने की जरूरत पड़े आपको, तो वो मैं आपसे डिस्कस करके उसको सेटिस्फाई करूंगा। चलो, सर ये ठीक है, तो इसका सर, सर ये मेरी वाला जो एक तो नहीं है क्या मेरी, मेरी, उसमें थोड़ा है सर, ओके, जो कल का मेरी, लास्ट या क्लास का MARY। देखो मैंने ये बताया था ना, उसमें सिंपली आप जानो, उसको थोड़ा मैं और इजी कर दूं। जो ये मैरी वर्ड का था, ये आप देखेंगे एक वर्ड था मैरी, है ना। मैरी का जो सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, मैरी एक वर्ब है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो मैरिड होता है, MARRIED, मैरिड। तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में ये बता दूं कि कभी भी अगर सब्जेक्ट के साथ मैरी वर्ड आया हुआ है, मैरी या मैरिड, और इस मैरी या मैरिड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप इसके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ आने वाले मैरिड वर्ड के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, चाहे वो इज हो गया, एम, आर, वाज या वर हो गया, तो जैसे ही मैरिड वर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, वैसे ही मैरिड क्लियर है कि प्रेपोजिशन टू के साथ आएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को लेकर। तो जब भी सेंटेंस में मैरिड वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, तो मैरिड के लिए जो भी आगे नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्रीपोजिशन टू के साथ आएगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन टू के बिना आया तो मैरिड एरर क्रिएट करेगा, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन मैरिड टू के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ आया, तो वो प्रेपोजिशन खुद वहाँ एरर क्रिएट करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीता वॉज मैरिड, सीता वॉज मैरिड विद राम। अब देखो यहाँ इस रूल को पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो क्या इजली हमें समझ में नहीं आ जाएगा कि यहाँ मैरिड के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, और अगर मैरिड के साथ हेल्पिंग वर्ब आया है तो मैरिड के लिए जो आगे नाउन आया उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए? Two. टू होना चाहिए, बट यहाँ पर विद आ गया ना, तो टू यहाँ आया ही नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे कोई दूसरा प्रेपोजिशन आ गया, सो एरर तो क्रिएट हो रहा है यहाँ।
आप टिक लगा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैरी को लेकर के ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत थी, जो मैंने बताया भी था। और इसी को थोड़ा सा जो हम लोगों ने पहले बात किया था, एक इजी वे में यहाँ जाने डिस्कस किया गया कि जब भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट मैरी या मैरिड आएगा, तो इसके लिए जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किसी प्रीपोजिशन के साथ नहीं आएगा, विदाउट प्रीपोजिशन ये यूज होगा। बट अगर सब्जेक्ट के साथ मैरिड जो आया हुआ है किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो मैरिड के लिए आगे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा फिक्स है, वो प्रीपोजिशन टू के साथ ही आएगा। विदाउट प्रीपोजिशन ये नाउन नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैरिड एरर क्रिएट करेगा, या अगर यहाँ टू के अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन आया तो भी वहाँ एक एरर क्रिएट होता है। क्लियर? यस सर। सर नो प्रीपोजिशन वाला एक बताइए मुझे। हाँ, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, मेरी मैंने यहाँ लिखा was मेरी राम। राम मैरिड, है ना, सीता। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मैरिड डायरेक्ट आ गया विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो जब सब्जेक्ट के साथ मैरिड आएगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो फिर इसके लिए जो नाउन आगे आ रहा है वो विदाउट प्रीपोजिशन आएगा, जो कि देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है राम मैरिड सीता। हम यहाँ पे राम मैरिड टू सीता नहीं कर सकते हैं, राम मैरिड विथ सीता नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हम इस नाउन के साथ किसी प्रीपोजिशन को नहीं ले सकते वहाँ। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आता है तो सेंटेंस में एरर को क्रिएट कर देगा। हम्म। अब एरर देना होता तो देता ही है, लिखा रहता है राम मैरिड विथ सीता। तो मैरिड विथ सीता, जब मैरिड के साथ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मैरिड के लिए आने वाले नाउन के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, प्रीपोजिशन हो ही नहीं तो सकता। इसमें मेरी भी अब लिख सकते हैं ना। है, राम मेरी सीता ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। बट इसके लिए जो नाउन है या प्रोनाउन है वो तो प्रीपोजिशन के साथ नहीं आएगा। हम लोगों का पॉइंट यहाँ पर है, इस नाउन के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ में सर राम मेरी सीता का जगह में राम क्या होगा? राम मेरी सीता सही है ना सर ये सेंटेंस? नहीं, राम जब भी होगा तो इसके साथ यहाँ मैरिड ही होगा, बिकॉज आप टेंस पढ़ते हो तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो पास्ट पास्ट एक्शन को शो कर रहा है ना। यस सर। तो जब पास्ट एक्शन शो होते हैं सेंटेंस में, तो वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकेंड वास फॉर्म, है ना। राम वास मेरी टू सीता ऐसे होगा क्या? हाँ, राम मैरिड सीता, और जब आप लिखोगे सीता वॉज मैरिड तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, टू राम। यस सर। हाँ, तो चूंकि ये पास्ट एक्शन है तो पास्ट एक्शन आप कभी फर्स्ट फॉर्म में या एस या एस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पास्ट एक्शन ऑलवेज सेकेंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो चूंकि ये जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट की एक्शन है, इसलिए सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। और जब इसको पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आने लगता है। ठीक है? और यस सर। आप अभी, हाँ, इस चीज के जगह पर ये जानने की कोशिश करें, जो सिंपल वे में है एरर फाइंड आउट करने का यहाँ जो बनता है, बस इतना ही कि अगर मैरिड के साथ इज एम आर वाजवर, या कह लीजिए कि मैरिड अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, तो मैरिड के लिए जो भी नाउन प्रोनाउन आगे आएगा वो प्रीपोजिशन टू के साथ आएगा। और अगर मैरिड के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैरिड के लिए आगे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो विदाउट प्रीपोजिशन आएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैरिड के लिए क्या सिचुएशन सेंटेंस में बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग उसको चेक करके एरर है या नहीं है इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ। ओके सर, टाइम आउट। हैं? बताइए। आगे। सर आगे पढ़ा जाए ना अभी? लेट्स गो फॉरवर्ड। सर टाइम हो गया। टाइम तो अभी नहीं हुआ है। अभी हम लोग
कुछ समय बचा हुआ है, इसमें हम लोग अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। हम पहले उस पे थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद वहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग रूल्स और रूल्स के साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं उस पे बात करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में उस पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक हो सकता है कि आपके पास पीडीएफ भी मैं अलग अलग टॉपिक का भिजवा दूँ। अब देखो, हम लोगों का इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन ओवर हो गया है, बस ज़रूरत है इसको आपको थोड़ा सा रिवीजन करने का। हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा ना इसके बाद, ये आपका कंजंक्शन का टॉपिक होगा। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, कंजंक्शन। तो इसको थोड़ा सा मैं इजी वे में आपको बता दूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर ये समझने का नेक्स्ट टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो कंजंक्शन है ये होता क्या है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव वे में, इस इजी वे में, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के रूल के बारे में। तो पहले आप ये समझिए कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्ड कंजंक्शन है, यदि कोई वर्ड कंजंक्शन है तो इसके बाद भी एक सेंटेंस होगा और इसके पहले भी एक सेंटेंस होगा। ये पहला कंडीशन है सेंटेंस को कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। कभी भी दो सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड अगर दिख जाए तो समझ जाना है कि वो वर्ड कंजंक्शन हो गया। या फिर दूसरा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि हर उस वर्ड को हम कंजंक्शन बोलेंगे जिसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन, और इस नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्ब दिया हुआ हो। जब भी कोई ऐसा वर्ड जिसके तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन भी आया हो और उसके लिए एक वर्ब भी आया हो, तो उस कंडीशन में हम इस वर्ड को कंजंक्शन बोलते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर श्री कृष्णा was born, दिस इज द प्लेस वेयर श्री कृष्णा वॉज बॉर्न। अब इस सेंटेंस में अगर हमें कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना, देखो आप अगर कंजंक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ही कंजंक्शन के टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन को आप समझ भी पाओगे और सॉल्व कर भी पाओगे। इसलिए हम आज के क्लास में आपको कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के यानी कंजंक्शन के टॉपिक का आज हम बेसिक बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की चीज़ें अगर क्लियर हैं तो कल आप बड़े अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप देखिए, अगर हमें इस दिए गए सेंटेंस में कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्ड है वेयर, ये कंजंक्शन बनेगा। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि इस वर्ड के तुरंत बाद हमें एक नाउन मिल रहा है और नाउन के लिए यहाँ पर एक वर्ब भी मिल रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे ऐसे वर्ड की जिसके तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका वर्ब भी आया हुआ हो, तो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला ये वर्ड सेंटेंस में कंजंक्शन होता है। ये कंजंक्शन होता है और इस तरह से आप कंजंक्शन के इस वर्ड को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो समझ पाएंगे। और समझने के बाद जब आपको ये क्लियर हो गया कि कंजंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो फिर इस कंजंक्शन से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। रूल के बाद आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखो कंजंक्शन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, लेकिन अभी मैंने ये बताया कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को
या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये सेंटेंस होता क्या है अगर हम बात करें इसको इसके कॉम्पिटेटिव वे में, तो देखो एकेडमिक वे में तो हमें ये पढ़ाया गया होता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो इसके लिए हमें पूरे वर्ड को लेना पड़ेगा, सेंटेंस को, वर्ड के सेंस को समझना पड़ेगा, और अगर एक कंप्लीट सेंस हमें समझ में आ गया तो फिर हम इसे सेंटेंस समझ पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका वर्ब दिया होता है वही सेंटेंस कहलाता है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जिसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब आया हुआ हो, हम उसी को सेंटेंस बोलते हैं। तो कभी भी अगर वर्ड का ऐसा सीरीज आपको दिखाई दे जिसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब आया हुआ है तो वो सेंटेंस बन गया। तो देखो यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन नाउन के साथ एक वर्ब आया तो ये एक सेंटेंस बन गया, और यहाँ भी एक प्रोनाउन के साथ वर्ब आया है तो ये भी एक सेंटेंस है। इसका मतलब इसके पहले भी एक सेंटेंस, इसके बाद भी एक सेंटेंस, तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आप इसे कंजंक्शन कहेंगे। या सिंपल वे में पहचान पाएंगे कि वेयर एक कंजंक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद एक नाउन और वर्ब आया है। तो चलो बच्चों, इसके साथ ही हम लोग क्लास को ओवर करेंगे और देखेंगे कि आज आपको मैंने कंजंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसके बारे में बताया। आगे चल करके इसी पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के रूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे। सर ठीक है। खोलिएगा पीडीएफ हाँ पे कीजिएगा, ओके। जी, क्लास मिस हुआ है ना सर, आगे वाला टॉपिक। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जी सर, गुड नाइट। बात करें। गुड नाइट। गुड राइट नाइट। सर।